हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। द एलिंग प्लेनेट मतलब जो एलिंग प्लेनेट है, एलिंग मतलब होता है बीमार, प्लेनेट यानी ग्रह। तो बीमार ग्रह कौन? हमारी पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हमारा जो एलिंग प्लेनेट है, बीमार ग्रह पृथ्वी, जिसको कि बीमार हम लोगों ने कर दिया। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। अब देखो, ग्रीन मूवमेंट जो हुआ था, मूवमेंट आंदोलन होता है, ग्रीन यानी हरित, तो हरित आंदोलन का रोल, हरित आंदोलन की भूमिका इस एलिंग प्लेनेट के अंदर, इस हमारे जो बीमार पृथ्वी है इसके अंदर जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था, हरित आंदोलन हुआ था, उसकी क्या भूमिका रही। तो नानी पालखीवाला का ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बताया है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन मूवमेंट जो हुआ था, उसका क्या प्रभाव है वो हमारी अर्थ के ऊपर पड़ा। तो देखो, द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। कि ये जो फॉलोइंग आर्टिकल है, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ ये जो अपना चैप्टर है, वो नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया है एंड पब्लिश्ड इन, और वो पब्लिश हुआ था किसने? द इंडियन एक्सप्रेस। एक कोई न्यूज़पेपर है या कोई आर्टिकल है, जो मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। कब? 24 नवंबर 1994 के अंदर। The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। कि the issues, कि जो इशू हुए थे, मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं वो उठे थे, he raised मतलब उन्होंने उठाए, रिगार्डिंग संबंधित द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी के जो मतलब डिक्लाइनिंग हेल्थ है, मतलब जो पतन होता हुआ, जो गिरती हुई जो हेल्थ है, उससे संबंधित उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे। कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, कि कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस मतलब उससे संबंधित, उससे बातें जो कि मतलब तर्क संगत है। तो उन मुद्दों को जो उन्होंने उठाया था, उन मुद्दों के बारे में जो क्वेश्चन उठे थे, उस आर्टिकल के अंदर ये चीजें हैं वो आती हैं। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसको कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। कि वन कैन नॉट रिकॉल, कि एक व्यक्ति है वो रिकॉल नहीं कर सकता, वो याद नहीं कर सकता, स्मरण नहीं कर सकता है एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, की वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति है वो इस वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, इस विश्व के इतिहास के अंदर किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को वो रिकॉल नहीं कर सकता, उसका स्मरण नहीं कर सकता। विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेसेस सो कम्प्लीटली एंड सो रेपिडली, कि इतनी कम्प्लीटली मतलब इतनी पूर्णता के साथ में और इतनी रेपिडली, इतनी तेजी के साथ में, जिसने एंटायर ह्यूमन रेस को, संपूर्ण मानव रेस, मानव प्रजाति, जो मानव जाति है, तो संपूर्ण मानव जाति की इमेजिनेशन को, उसकी कल्पना को जकड़ लिया हो। ग्रिप होता है जकड़ना, पकड़ना। कि इस विश्व इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा मूवमेंट है वो कोई व्यक्ति याद नहीं कर सकता जिसने इतनी तेजी से और पूर्णता के साथ में संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को पकड़ लिया हो। एज द ग्रीन मूवमेंट, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट ने, हरित आंदोलन ने जकड़ा है। विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। 25 ईयर्स अगो मीन्स 25 ईयर पहले, 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। कि इन 1972 के अंदर, 1972 के अंदर द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड, कि इस वर्ल्ड्स का मतलब इस विश्व का जो प्रथम नेशन वाइड मतलब राष्ट्र स्तर का जो ग्रीन पार्टी हुई थी, जो हरित पार्टी थी, उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर 1972 के अंदर विश्व की पहली राष्ट्र स्तर की ग्रीन पार्टी की नींव रखी गई थी। मतलब सबसे पहले ये जो ग्रीन पार्टी है वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी? न्यूजीलैंड, 1972 के अंदर। सिंस देन, तब से ही द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, कि तब से ही इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, मतलब कंटिन्यू वैसे ही चला आ रहा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरिवोकेबल फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कि वी हैव शिफ्टेड मतलब हम शिफ्ट कर चुके हैं, हमने अपना जो ध्यान है उसको शिफ्ट कर लिया, उसको हटा लिया है। वन होप्स, उम्मीद करते हैं, होप करते हैं। इरिवोकेबली मतलब अखंड रूप से, एकदम पूर्णता के साथ में, संपूर्णता के साथ में उम्मीद करें। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक व्यू मतलब जो अपना यांत्रिक व्यू है, यांत्रिक दृष्टिकोण है, उससे। तो दुनिया के प्रति, इस वर्ल्ड के प्रति, इस विश्व के प्रति
जो होलिस्टिक मतलब जो समग्र जाति है, इकोलॉजिकल व्यू, तो समग्र व्यू के साथ में, समग्र दृष्टिकोण के साथ में, और जो इकोलॉजिकल व्यू है मतलब जीव जंतुओं के प्रति प्रकृति के साथ में जो संबंध है उन पे आधारित। तो देखो विश्व के यहाँ से लेंगे हम, यहाँ तो हमने देख ही लिया कि वी हैव शिफ्टेड, मतलब हमने अपना जो ध्यान है वो इस चीज से हटा लिया है। कोई एक आशा करे अखंड रूप से मतलब अपनी संपूर्णता के साथ में अगर एकजुट होकर के अगर वो सोचे तो क्या कि इस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया के प्रति वो उसने अपने यांत्रिक दृष्टिकोण से, अपने मैकेनिस्टिक व्यू से और अपने जो संपूर्णता की दृष्टि से और अपने जो इकोलॉजिकल व्यू है, अपना जो जीव जंतुओं के प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतु प्रकृति सब इसमें आ जाएंगे इकोलॉजिकल व्यू में। तो इन सब के प्रति जो उनका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोणों के आधार पर उसने अपना जो माइंड है, अपना ध्यान है वो हटा लिया, उसको शिफ्ट कर लिया है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी। तो इट इज ए शिफ्ट की है, एक ऐसा शिफ्ट है, एक ऐसा परिवर्तन है इन ह्यूमन प्रिसेप्शंस कि ह्यूमन प्रिसेप्शंस के अंदर मतलब मानव ज्ञान का एक ऐसा ये शिफ्ट है, एक ऐसा परिवर्तन है एज रिवोल्यूशनरी, जैसे कि रिवोल्यूशनरी हो, जैसे कि क्रांतिकारी हो। तो मतलब एक क्रांतिकारी के जैसा, क्रांतिकारी के समान ही ये मानव ज्ञान का एक परिवर्तन है, एक शिफ्टनेस है। तो मानव में कैसा परिवर्तन आया, मानव ज्ञान का वैसा ही परिवर्तन आया जैसे कि किसी क्रांति का होता है। एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, तो एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस मतलब ऐसा ही परिवर्तन आया, कैसा आया है जैसा कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे कि कोपरनिकस के द्वारा शुरू किया गया था। Who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun। कि who taught जिसने सिखाया था, बताया था मैनकाइंड को मतलब संपूर्ण मानव जाति को, जिसने बताया था इन द 16th century कि 16वीं शताब्दी के अंदर, 16th century के अंदर उसने पूरे मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को सिखाया था दैट की क्या सिखाया था कि अर्थ और जो अदर प्लेनेट है मतलब पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व यानी घूमते हैं, सन के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिक्स ने जैसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, ये परिवर्तन है वो वैसे ही क्रांतिकारी रूप में है जैसे कि कोपरनिक्स ने हमें बताया था, जिसने 16वीं शताब्दी में मानव जाति को सिखाया था, बताया था कि पृथ्वी और जो अदर प्लेनेट है, दूसरे ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts। कि for the first time, कि पहली बार, first time कहाँ पे, in human history की मानव हिस्ट्री के अंदर, मानव इतिहास में पहली बार there is a growing worldwide consciousness कि देयर इज क्या थी, एक ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया भर के अंदर, कॉन्शियसनेस होती है चेतना, कि पूरी दुनिया भर के अंदर एक चेतना है वो बढ़ रही थी, या एक बढ़ती हुई चेतना है वो वहां पे मौजूद थी। मतलब जब उन्होंने ऐसा बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, मानव इतिहास में पहली बार एक जो वर्ल्ड वाइड जो कॉन्शियसनेस है मतलब चारों ओर फैली हुई जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो वहां पे बढ़ी हुई चेतना मौजूद थी। That the earth itself is a living organism, कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है वो स्वयं क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। इस टाइप की चेतना है वो सबसे पहली बार आई थी कि पृथ्वी है वो खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। एन एनॉर्मस बीइंग, एक एनॉर्मस मतलब एक विशाल, एक बीइंग यानी प्राणी, एक विशाल प्राणी ऑफ विच जिसके कि वी आर पार्ट्स, हम पार्ट्स हैं, हम हिस्से हैं। तो पृथ्वी क्या है, एक एनॉर्मस बीइंग है, एक विशाल एरिया है और हम उसके क्या है, पार्ट हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। कि इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, कि इसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स है, इसकी खुद की जो उपापचय जो आवश्यकताएं होती है, मेटाबॉलिज्म जो पाचन क्षमता के बारे में, या उपापचय जो नीड्स होती है, जो आवश्यकताएं होती है, इसकी खुद की मेटाबॉलिक आवश्यकताएं हैं, मतलब अपने शरीर से रिलेटेड, अपने खुद से रिलेटेड। तो अर्थ का तो कहाँ शरीर हुआ, अपने खुद से रिलेटेड। वाइटल प्रोसेसेस, और इसकी क्या है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और जिसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, जिसका संरक्षण किया जाने की आवश्यकता है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो देखो ये चीज पहले भी आई थी कि द अर्थ वाइटल साइन, कि इस पृथ्वी का जो वाइटल साइन मतलब जो महत्वपूर्ण जो चिन्ह था वो रिवील प्रकट करता है,
मतलब इस पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, वो प्रकट करता है कि ये क्या है, एक पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। डिक्लाइनिंग हेल्थ मतलब एकदम गिरती हुई जो हेल्थ है, गिरता हुआ जो स्वास्थ्य है, उसका ये एक पेशेंट है, एक मरीज बनता जा रहा है। ये जो पृथ्वी है, इसकी जो स्थिति है, इसकी जो हेल्थ है, वो गिरती जा रही है। तो ऐसा किससे प्रकट होता है, इसके वाइटल साइन, इसके जो महत्वपूर्ण चिन्ह है, उनसे ये प्रकट होता है। We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. तो देखो, वी हैव बिगन टू रियलाइज कि हमने रियलाइज करना, हमने महसूस करना शुरू कर दिया है किस चीज को, अवर एथिकल ऑब्लिगेशन, कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको रियलाइज करना, उनको महसूस करना हमने शुरू कर दिया है। और नैतिक जिम्मेदारियां कौन सी है, टू बी गुड स्टेवार्ड ऑफ द प्लेनेट, कि टू बी गुड स्टेवार्ड, कि हम जो हमारे जो प्लेनेट है, पृथ्वी जो ग्रह है, हम उसके अच्छे, इसके स्टेवार्ड बने, मतलब इसके अच्छे प्रबंधक बने, इसको अच्छे से मैनेज करें। तो इसके अच्छा प्रबंधन बनने की जो हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन है, उसको रियलाइज करना शुरू कर दिया है। रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, भावी जो पीढ़ियां हैं, उनकी विरासत के लिए, मतलब उनको विरासत में छोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं, एक जिम्मेदार जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब जो उनकी हेल्प करते हैं, जो उनको संभालते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए विरासत के रूप में एक जिम्मेदार ट्रस्टी, और हमारी जो प्लेनेट है, पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, इस प्लेनेट के एक जो अच्छे प्रबंधक बनने का जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको महसूस करना हमने शुरू कर दिया है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां देखो क्या बताई गई है। एक तो बताई गई है कि हमारा जो प्लेनेट है, जो हमारा अर्थ जो प्लेनेट है, उसके हम अच्छी उसकी व्यवस्था करें, उसको मैनेज करें, उसका ध्यान रखें, उसको बिगाड़े नहीं, उसकी स्थिति वोस नहीं करें, तो उसके अच्छे प्रबंधक बने। दूसरी है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, तो उनको हम विरासत में क्या देंगे, तो उनको विरासत में देने के लिए हमारी जो पृथ्वी है, हम उसकी केयर करें, तो उसकी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बने, जिससे ही तो हम अपनी अर्थ जो अच्छी अर्थ होगी, एक अच्छी जो स्थिति होगी हमारी अर्थ की, वो हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये चीज की जो हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन है, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको हमने रियलाइज करना शुरू कर दिया है उस ग्रीन रिवोल्यूशन से, ग्रीन जो मूवमेंट है उससे। तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, की जो कंसेप्ट है, जो मतलब धारणा है, कंसेप्ट होती है अवधारणा, धारणा, और अवधारणा किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब बनाया रखा जा सके जिस चीज को, ऐसा विकास, तो बना रहने वाला जो विकास है, उसकी अवधारणा है, वो 1987 में पॉपुलराइज हुई, मतलब प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई। किसके द्वारा, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का, और जो डेवलपमेंट यानी विकास का जो वर्ल्ड कमीशन, मतलब जो विश्व आयोग था, उस विश्व आयोग के द्वारा, पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग के द्वारा 1987 के अंदर बने रहने वाले विकास की जो अवधारणा है, वो पॉपुलराइज हुई, लोकप्रिय वो हुई, उसको लोकप्रियता प्रदान की गई। In its report, it defined the ideas as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, and without stripping the natural world of resources future generation would need. तो देखो, इन इट्स रिपोर्ट, कि इसकी रिपोर्ट के अंदर, मतलब इस वर्ल्ड कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, तो इसकी रिपोर्ट के अंदर इट डिफाइंड द आइडिया, इसने एक आइडिया को, इसने विचार है वो डिफाइन किए हैं, उसने अपने विचार प्रकट किए हैं, किस रूप में, कि एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि एक ऐसा विकास जो कि प्रेजेंट की आवश्यकताओं को पूरा करे। कैसा विकास होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान के जो हमारी नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को वो मीट, मतलब उसे मिल सके, उन आवश्यकताओं को पूरी कर सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना मतलब किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, मतलब किसी जो उसकी आवश्यकता है उसको मतलब उसके सामर्थ्य को उसको मतलब पूरा न कर सके, कॉम्प्रोमाइज करना। तो देखो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ियां हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को उनकी आवश्यकताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो बिना भावी पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य को प्रभावित किए बिना, मतलब उसको हम प्रभावित न करें, उनकी जो एबिलिटी है। तो देखो,
क्या बताया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, की एक ऐसा विकास जो कि प्रेजेंट की आवश्यकताओं को पूरा कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं से मिलने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो योग्यता है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो अपनी जो प्रेजेंट की आवश्यकता है उनको विकास पूरा कर सके। मतलब इसके लिए जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, किसके बिना? विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारा जो रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों का, जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, संसाधनों का जो हमारी प्राकृतिक दुनिया है, उसको बिना स्ट्रिप किए मतलब उसको खाली किए बिना हमारे जो स्रोत हैं उनका हम सही तरीके से उपभोग करें, उनको खाली नहीं करना है, उनका सही तरीके से ढंग से उपयोग करना है जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनको छोड़ सकें। तो विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, की संसाधनों का जो हमारा प्राकृतिक वर्ल्ड है, प्राकृतिक जो विश्व है, उसको खाली किए बिना, जिसको कि फ्यूचर जनरेशन को भी नीड होगी, फ्यूचर जनरेशन को भी आवश्यकता होगी, तो उसको खाली किए बिना हम जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सके। एक ऐसा विकास हमें करना है, जैसे बता रहे हैं आजकल ऊर्जा की कमी है, जल की कमी हो रही है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, पहाड़ों तक को काटा जा रहा है, जगह की कमी हमारी अर्थ पे हो गई है। तो यही चीज बताई है कि हमें फ्यूचर के लिए छोड़नी है चीज और हमें सही सदुपयोग है उस चीज का करना है, जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है वो प्रभावित नहीं हो, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। आज के टाइम में देखो एक जगह पे फ्लैट बना करके लोग रहते हैं, मान लो आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी तो वो फ्लैट तक कम हो जाएंगे, जगह की कमी हो जाएगी, तो वो रहेंगे कहाँ पे? तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। पानी की कमी हो गई है, पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, तो बताओ इतना पानी होते हुए भूमिगत जल स्रोत हैं वो भी यहाँ तक सूख रहे हैं। तो यही बताया है कि हमें हर एक चीज को बचाना है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, की जाम्बिया में जो लुसाका है, तो जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी है वो लुसाका। तो जाम्बिया के लुसाका के एक जू में, एक चिड़ियाघर में, देयर इज ए केज, वहां पे एक केज है, एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, वहां पे एक नोटिस, एक सूचना है वो लिखी हुई है। सूचना क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि इस वर्ल्ड का, इस विश्व का सबसे अधिक डेंजरस एनिमल, डेंजरस मतलब खतरनाक एनिमल, खतरनाक प्राणी, एक सूचना है वहां पे एक जू के अंदर लगी हुई है, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे लिखा है कि विश्व का सबसे खतरनाक एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, कि इनसाइड द केज, और उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल, वहां पे कोई एनिमल नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर, लेकिन क्या है? एक मिरर है, एक दर्पण है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां पे तुम खुद अपने आप को देखते हो। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि थैंक्स मतलब धन्यवाद है, टू द एफर्ट, उस एफर्ट को, प्रयास को, ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज, की कई जो एजेंसियां हैं, जो कई जो एजेंसीज है, अनेक एजेंसी है, तो उनको इन डिफरेंट कंट्रीज की, जो डिफरेंट कंट्रीज की मतलब अलग अलग देशों की, विभिन्न देशों की जो कई सारी जो एजेंसी है, संस्थाएं हैं, उनके प्रयासों को धन्यवाद है कि ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन अपॉन, डाउन देखो क्या होता है? सूर्योदय होता है डाउन, तो उस सूर्योदय से ही यहाँ इस डाउन वर्ड को लिया गया है। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि एक जो सबसे जरूरी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, जो चेतना है, वो अब डाउन अपॉन मतलब उदित हुई है द मोस्ट डेंजरस एनिमल, की सबसे खतरनाक जानवर के ऊपर। सबसे खतरनाक जानवर कौन? जो मनुष्य है, इन द वर्ल्ड मतलब विश्व के सबसे खतरनाक एनिमल, उस मनुष्य के ऊपर एक नई जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो डाउन अपॉन हुई है, उस चेतना का उदय हुआ है, उस जागरूकता का उदय हुआ है। उन लोगों को पता चला है कि सबसे डेंजरस एनिमल है वो कौन है? मनुष्य। तो उसके ऊपर जो एक नई जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो लोगों के अंदर आई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to based on partnership, कि he has realized, कि वो रियलाइज कर चुका है, उसने महसूस कर लिया है द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, कि शिफ्टिंग करने की जो विजडम है, मतलब अपने आप को हटाने की जो विजडम है, बुद्धिमत्ता,
कहां से हटाने की? फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, कि डोमिनेशन पे, डोमिनेशन क्या होता है? अपना जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित करना, अपना दबाव बनाना। तो उस प्रभुसत्ता पर आधारित, उस डोमिनेशन पे बेस्ड एक जो प्रणाली है उसको शिफ्ट करने के, उससे हट करके, उससे मतलब अलग हो करके एक पार्टनरशिप पे बेस्ड, मतलब एक सहभागिता पर आधारित जो सिस्टम है, उस सिस्टम को, उस व्यवस्था की ओर जाने की जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, उसको उन्होंने रियलाइज कर लिया है। तो कौन सी बुद्धिमत्ता को रियलाइज किया है? कि जो डोमिनेशन पे बेस्ड जो सिस्टम है, प्रभु सत्ता कायम करने पर आधारित जो प्रणाली है, उससे अलग हट करके, उससे शिफ्ट हो करके सहभागिता पर आधारित एक प्रणाली की जो बुद्धिमत्ता है, जो विजडम है, उसको उन्होंने महसूस कर लिया है। मतलब कि हमें डोमिनेशन है वो स्थापित नहीं करना, हमें किसी पर अपना प्रभाव नहीं जमाना है, हमें पार्टनरशिप में चलना है, हमारे जैसे ही और लोग हैं हमें उनके साथ में चलना है। तो इस चीज को उन्होंने क्या कर लिया है? उस चीज को उन्होंने महसूस कर लिया है, रियलाइज कर लिया है, और वो इस चीज को फॉलो भी करने लग गए हैं। तो ये चीज अच्छी है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक है, हैव कैटलॉग, कैटलॉग मतलब उन्होंने सूची बना ली है अबाउट 1.4 मिलियन की 14 लाख जो लिविंग स्पेसीज है, लिविंग मतलब जो जीवित जो प्रजातियां हैं, विद विच जिनके साथ में मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ जो मनुष्य है वो अर्थ को शेयर करते हैं, कि वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की है जिनके साथ इस पृथ्वी को मनुष्य शेयर करता है, या मानव जाति के साथ जो पृथ्वी पे रहती है। तो देखो 14 लाख तो जीवित प्राणियों की सूची बन गई है, कई ऐसे भी है जिनकी बनी नहीं। देखो आगे, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। तो देखो एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, कि जो एस्टिमेट्स हैं, जो मूल्यांकन है वो वेरी मतलब डिफरेंट है, वाइडली यानी एकदम विस्तृत रूप से। तो देखो ये जो एस्टिमेट है, जो मूल्यांकन किए गए हैं, वो विस्तृत रूप से भिन्न है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। एज रिगार्ड्स मतलब इससे संबंधित, इन सूची से संबंधित, इन प्रजातियों से संबंधित मूल्यांकन में भिन्नता पाई जाती है। द स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, कि अभी भी इन प्रजातियों से संबंधित जो मूल्यांकन किया गया है इसमें भिन्नता पाई जाती है, मतलब ये इस चीज में सेम नहीं है। अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज किससे संबंधित? जो अनकैटलॉग मतलब जिनकी सूची तैयार नहीं हुई है, उन लिविंग स्पेसीज के बारे में, उन जीवित प्राणियों के बारे में जिनकी अभी भी सूची भी नहीं बन पाई है, तो वे अभी भी इस मूल्यांकन के अंदर क्या है? इस मूल्यांकन में अभी भी भिन्नता है, ये बहुत वेरी है, VERY नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि 14 लाख की सूची बनी है और कितनी है जो अभी अनकैटलॉग्ड है। तो बायोलॉजिस्ट रेकन दैट, कि जो बायोलॉजिस्ट है, जो जीव विज्ञानी है, वो रेकन मतलब गणना करते हैं कि अबाउट 3 to 100 मिलियन, कि 3 से लेकर के 100 मिलियन तक, मतलब 3 से 100 लिविंग स्पेसीज है जो दूसरी जीवित प्रजातियां हैं, वो स्टिल अभी भी क्या है? लैंग्वेज मतलब दुख झेल रही है, दुख उठा रही है। अननेम्ड मतलब गुमनाम होकर के, क्योंकि उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनको कोई नाम नहीं दिया गया है। इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, इग्नोमिनियस डार्कनेस मतलब एक इग्नोमिनियस होता है अपमानता से परिपूर्ण, अज्ञानता से परिपूर्ण। तो डार्कनेस अंधेरा होता ही है, कि एक अपमानपूर्ण अंधकार की स्थिति में ये गुमनाम होकर के 3 से 100 मिलियन तक की जो दूसरी लिविंग जो प्रजाति है वो अभी भी लैंग्वेज है, वो अभी भी दुख झेल रही है गुमनामी के अंदर। और कौन सा अंधकार? अपमान से परिपूर्ण एक अंधकार के अंदर ये जो दूसरी जो प्रजातियां हैं, 3 से 100 मिलियन तक की जो दूसरी जीवित प्रजातियां हैं, वो दुख झेल रही है, क्योंकि उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनको कोई नाम नहीं दिया गया है, उनको अभी केयर ही नहीं करी जा रही, सूचीबद्ध हो गई, उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर अलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज द ब्रांड कमीशन, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha, कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, कि जो अर्ली मतलब जो प्रारंभिक जो इंटरनेशनल कमीशन थे, इंटरनेशनल कमीशन हुए जो अंतर्राष्ट्रीय जो आयोग थे, उनमें से वन मतलब एक, विच डील्ड मतलब जिसने, डील मतलब जिसका संबंध था, जिसने मतलब व्यवहार किया, जिसका संबंध था इंटर अलिया। इंटर अलिया मतलब एक तरीके से होता है जो
मतलब अन्य चीजों के साथ साथ अपने आप को समायोजित रखना, अन्य चीज जो चल रही है उनके साथ साथ चलना। तो वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस की प्रारंभ की जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग में से एक, जिसका संबंध किसके साथ था, इंटरलिया, मतलब जो कि साथ साथ चल रही थी, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, किसके साथ, जो इकोलॉजी का जो क्वेश्चन था, मतलब पारिस्थितिकी के प्रश्न के साथ में, एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रश्न में से। तो यहां तक करते हैं कि जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्वेश्चन के साथ प्रारंभिक जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग में से एक आयोग जो कि उनके साथ साथ चल रहा था, जो कि उस प्रश्न के साथ साथ इकोलॉजी और एनवायरमेंट से संबंधित उस प्रश्न के साथ साथ चल रहा था, उसमें एक आयोग कौन सा था, वाज द ब्रांड कमीशन। उसमें एक ब्रांड कमीशन था, एक ब्रांड आयोग था, विच हैड ए डिस्ट्रिक्टाइज्ड इंडियन, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्टाइज्ड इंडियन, मतलब एक विख्यात जो सुप्रसिद्ध फेमस एक इंडियन था उसके अंदर, एज वन ऑफ इट्स मेंबर, कि इसके मेंबर के रूप में, इसके सदस्य के रूप में एक विख्यात एक भारतीय भी थे, किसके अंदर, इस ब्रांड आयोग के अंदर, जो कि इंटरनेशनल कमीशन में से एक था, जो कि इकोलॉजी और एनवायरमेंट के प्रश्न में साथ साथ इन आयोगों के साथ साथ चल रहा था। मतलब इसी प्रश्न के साथ, इकोलॉजी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन के साथ साथ ये जो इंटरनेशनल कमीशन हुए थे, इसमें एक ब्रांड कमीशन भी था, जिसके अंदर मेंबर के रूप में एक भारतीय व्यक्ति भी था, विख्यात भारतीय व्यक्ति, जिसका नाम क्या था, मिस्टर L.K. झा, ये उसका नाम था। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस आयोग को लेकर के, और ये किस तरीके से बताया गया है। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, कि जो पहली जो ब्रांड रिपोर्ट जो आई थी, मतलब ब्रांड कमीशन जो था, इसमें से जो ब्रांड रिपोर्ट ने जो पहला पर्सन जो रेज किया, उठाया, वो क्वेश्चन था कि आर वी टू लीव अ सक्सेसर ए स्कोर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट, कि आर वी टू लीव, कि क्या हम छोड़ रहे हैं, क्या चीज छोड़ रहे हैं, और सक्सेसर्स, हमारे जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उनके लिए ए स्कोर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, कि आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान वाला, मतलब एडवांसिंग डेजर्ट्स मतलब आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान वाला एक झुलसा हुआ प्लेनेट, एक झुलसा हुआ ग्रह, क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ रहे हैं। मतलब क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा प्लेनेट छोड़ रहे हैं जो कि झुलसा हुआ है, जिसमें रेगिस्तान आगे बढ़ रहे हैं, जिसके रेगिस्तान मतलब फैल रहे हैं, डेजर्ट फैल रहा है। इम्पोरिस्ड लैंडस्केप, जिसका भूदृश्य जो है, जिसका लैंडस्केप है, वो इम्पोरिस्ड हो गया है, एकदम दरिद्र हो चुके हैं। एंड एलिंग एनवायरमेंट, और जिसका एनवायरमेंट मतलब जिसका पर्यावरण एकदम एलिंग हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, बीमार हो गया है, क्या ऐसा प्लेनेट हम अपने सक्सेसर के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ रहे हैं। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grasslands and cropland. कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये व्यक्ति का नाम है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन हिज थॉटफुल बुक, अपनी जो थॉटफुल बुक थी, अपनी जो वैचारिक जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसमें पॉइंट आउट मतलब इसमें इशारा किया है, इसमें हमें बताया है कि अर्थ प्रिंसिपल, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मतलब जो जैविक जो सिस्टम है, जैविक प्रणाली है, इसके अंदर पृथ्वी के ऊपर जैविक प्रणाली के चार मुख्य तत्व हैं, चार मुख्य जैविक तत्व हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और चार मुख्य तत्व कौन से हैं, फिशरीज, फिशरीज मतलब जो मछली होती है, उस मछलियों का क्षेत्र, फॉरेस्ट यानी वन, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब घासों वाला एक जमीन, घास के साथ जो जमीन होती है, मतलब एक तरीके से चारागाह हम बोल सकते हैं। एंड क्रोपलैंड, क्रोपलैंड्स मतलब जहाँ पे कृषि होती है, तो कृषि क्षेत्र, ग्रासलैंड पे तो चारागाह होते हैं, पशु चरते हैं, और क्रोपलैंड होती है जहाँ पे कृषि की जाती है। तो ये चार है, वो क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, इसके 4 फैक्टर है। एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एंड दे, और ये जो चारों चीज है वो फॉर्म मतलब एक रूप है किसका, फाउंडेशन का, नींव रखने का, निर्माण का, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, वैश्विक जो आर्थिक व्यवस्था है, इसकी नींव का निर्माण है वो करते हैं, इसकी जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को ये बनाते हैं। ये जो चारों जो तत्व हैं, 4 तत्व कौन कौन से आए हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रोपलैंड, ये 4 तत्व आए हैं। और ये 4 क्या करते हैं, हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी वैश्विक जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर ये मतलब उस सिस्टम को बनाते हैं। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसका निर्माण है ये करते हैं।
आगे देखते हैं, इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड these four systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics. कि इन एडिशन टू मतलब इसके अतिरिक्त, मतलब ये तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो नींव प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारा जो फूड है, भोजन है, वो सप्लाई करते हैं. तो हम इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड मतलब हमारा भोजन है वो सप्लाई करने के अतिरिक्त दीज फोर सिस्टम, ये जो चार तत्व हैं वो प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल, मतलब जो सारे महत्वपूर्ण जो कच्चे मटेरियल है, पदार्थ है, फॉर इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, कि हमें भोजन सप्लाई करने के अतिरिक्त ये चार तत्व है हमारी इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए सभी महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो उपलब्ध करवाते हैं, वो प्रदान करते हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक, इसके सिवाय, मिनरल्स के सिवाय, खनिजों और जो पेट्रोलियम से उत्पादित जो सिंथेटिक्स है, पेट्रोलियम से निकलने वाली जो कृत्रिम चीजें हैं, सिंथेटिक्स हैं, उनके सिवाय बाकी हमारे उद्योगों के लिए ये कच्चा माल है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें उपलब्ध करवाते हैं. इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. कि इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड के, हमारा जो विश्व है, इसके लार्ज एरिया में, इसके बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर ह्यूमन क्लेम्स, मनुष्य है वो क्लेम मतलब दावे करते हैं, दीज सिस्टम, इन सिस्टम पे आर रीचिंग, वो पहुंच गए हैं कहाँ पे, एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि एक अमान्य स्तर तक पहुंच रहे हैं. तो देखो, जो इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड के संसार के बड़े बड़े एरिया के अंदर, बड़े बड़े हिस्सों में जो इन सिस्टम के ऊपर, इन तत्वों के ऊपर मानव के जो क्लेम्स है, दावे हैं, वो एक अमान्य स्तर तक पहुंच गए हैं. मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरीके के दावे हैं वो अमान्य स्तर तक आ गए हैं. ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट तक, एक ऐसे स्तर तक, एक ऐसे बिंदु तक, वेयर, जहां पे देयर प्रोडक्टिविटी, जहां पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है वो इम्पेयर हो रही है, उनके जो उत्पादकता है वो बिगड़ रही है. मतलब एक ऐसे स्तर तक वो पहुंच गए हैं जहां पे ये जो उत्पादकता है वो बिगड़ रही है, सुधरी हुई नहीं है, उल्टी और खराब हो गई है. इस प्रकार से मानव के जो दावे हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland and cropland deteriorate. तो देखो क्या होता है, when this happen, कि जब ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो क्लेम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, जो कि अमान्य स्तर तक हो गई है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बिगड़ रही है, हमारी उत्पादकता खराब हो रही है. तो अगर ऐसा हो जाता है, तो सपोज करो कि व्हेन दिस हैपन्स, कि जब ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है, हैपन हो जाता है, तो फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरीज होती है, जो मछलियों का जो क्षेत्र होता है वो कोलैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ढह जाता है. फॉरेस्ट डिसअपियर, और जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड होते हैं, मतलब जो चारागाह जो होते हैं, वो बैरन वेस्टलैंड में, एक बंजर जमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बंजर भूमि में वो बदल जाते हैं. एंड क्रोपलैंड्स, और जो क्रोपलैंड होते हैं, कृषि का जो क्षेत्र होता है, वो डिटीरियोरेट, मतलब एकदम बदतर हो जाता है. तो इस प्रकार से ये जो चार फैक्टर बताए हैं, ये चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम के जो चार फैक्टर हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो एकदम से खराब हो जाती हैं. कब? जब हम इनका उपभोग हद से ज्यादा करते हैं, जब हम इन पे क्लेम करते हैं, अपना हक जताते हैं, तब इनकी हालत खराब हो जाती है. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे. कि प्रोटीन कॉन्शियस मतलब प्रोटीन के लिए कॉन्शियस, चेतना वाले, प्रोटीन की और मतलब जो जागरूक हैं उनकी तरफ जो चेतना रखते हैं, प्रोटीन जिनको चाहिए होता है, बोलते हैं कि हमें प्रोटीन लेना है खाने में. तो जो प्रोटीन कॉन्शियस जो लोग हैं, प्रोटीन की तरफ जो सचेस्ट जो लोग हैं, इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, या फिर प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और प्रोटीन के लिए ये जो भूखी दुनिया है, तो प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन के लिए भूखी ये जो दुनिया है, इसके अंदर प्रतिदिन, एवरीडे यानी प्रतिदिन जो ओवर फिशिंग है वो कॉमन हो गया है. मतलब हद से ज्यादा जितनी अपने को उपयोग होते है, उस उपयोग से भी ज्यादा जो फिशिंग है, मछलियों को पकड़ना है, वो क्या हो गया है, हद से ज्यादा हो गया है. ये सारी चीज सामान्य से हो रही है कि वो हद से ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, जितनी जरूरत हो उससे भी ज्यादा वो फिशिंग करते हैं. तो ये चीज किस रूप में सामान्य हो गई है? क्योंकि वो क्या है, प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन हंग्री है, क्योंकि मछलियों में प्रोटीन पाया जाता है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग decimated in order to procure firewood for cooking it.
कि इन पुअर कंट्रीज के अंदर, मतलब जो गरीब जो देश है वहां के अंदर जो लोकल फॉरेस्ट है, स्थानीय जो वन है, जंगल है, आर बीइंग डेसिमेटेड, मतलब वो उनका विनाश किया जा रहा है। वो क्या हो रहे हैं? डेसिमेटेड, मतलब उनका सामूहिक विनाश हो रहा है। एक एक करके पेड़ नहीं, सामूहिक विनाश हो रहा है। ऐसे जंगल कट रहे हैं। पुअर कंट्रीज के अंदर, गरीब देशों के अंदर जंगल है वो सामूहिक रूप से नष्ट हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू, किस लिए? प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, की कुकिंग के लिए, ताकि पकाने के लिए, भोजन के लिए जो फायरवुड है, जो जलाऊ लकड़ी है, वो उपलब्ध हो सके। इसलिए इस जंगलों का, जो स्थानीय जो जंगल है उनका सामूहिक रूप से नष्ट किया जा रहा है, उनका विनाश हो रहा है। इन सम प्लेसेज फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वॉट गोज अंडर द पोर्ट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज इनसाइड इट। कितनी बड़ी बात बताइए, देखो कि इन सम प्लेसेज के कुछ स्थानों के अंदर जो फायरवुड होती है, जो जलाऊ लकड़ी होती है, वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, इतनी महंगी होती है कि वॉट गोज अंडर द पोर्ट, कि बर्तन के नीचे क्या चीज गई है वो ज्यादा कॉस्टली होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है, बजाय किसकी? उस पोर्ट के अंदर जो मटेरियल होता है, उस बर्तन के अंदर जो चीज होती है, उस अंदर वाली चीज की बजाय उस बर्तन के नीचे जाने वाली चीज है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो बर्तन के नीचे तो लकड़ी जलती है, तो वो लकड़ी हम ज्यादा महंगी जलाते हैं, बल्कि उसके अंदर पकने वाला जो भोजन होता है वो सस्ता होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। कि सिंस मतलब क्योंकि, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जो फॉरेस्ट है, जंगल है, कि क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जंगल के अंदर, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर, कि जो डॉक्टर मेयर है, डॉक्टर मेयर के शब्दों में कहा है कि क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन के पावर हाउस है, मतलब वो जैविक विकास करने के वो पावर हाउस है, शक्ति ग्रह है। क्या चीज? जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, जो उष्ण कटिबंधीय जंगल है, वो इवोल्यूशन के एक तरीके से विकास के, क्रांति के, वो क्या है? पावर हाउस है, शक्ति ग्रह है। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, कि कई जो प्रजातियां हैं, सेवरल स्पेसीज मतलब कई जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज होता है प्रजातियां, ऑफ लाइफ मतलब जीवों की जो कई प्रजातियां हैं वो एक्सटिंक्शन का सामना कर रही है। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने का सामना वो कर रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, कि इसके डिस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप, इसके विनाश के परिणाम स्वरूप, इसके विनाश के रूप में, इसके रिजल्ट के रूप में, ये जो कई जीवों की जो अनेक प्रजातियां हैं, जो स्पेसीज है, वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है, विलुप्तता का सामना वो कर रही है, विलुप्त होने के कगार पे वो पहुंच गई है। तो बोला जाता है ना कि बब्बर शेर वो एकदम विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सी जीवों की प्रजातियां हैं जो इस डिस्ट्रक्शन के कारण, इस विनाश के फलस्वरूप वो विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई है, उसको सामना वो करने लग गई है। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज आपको बताने की कोशिश करी है, एक एक चीज को दो चार बार मैंने रिपीट किया है ताकि आपको समझ में आ सके। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से बायोलॉजिकल 4 फैक्टर है वो बताए हैं। 4 तत्व है बायोलॉजी के बताए गए हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के, तो उन 4 तत्वों के नाम आपको बताना है। और एक आपको बताना है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की कौन सी बुक का नाम है वो इस चैप्टर के अंदर आया है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की बुक का नाम बताना है। और 4 जो बायोलॉजिकल सिस्टम के जो फैक्टर बताए हैं उन फैक्ट के बारे में आपको लिख के बताना है कि कौन कौन से 4 तत्व है वो आए हैं। तो अगर चैनल आपको पसंद आया, पढ़ा हुआ अच्छा लगा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।